हमारे साथ में हैं सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा। रामलला की स्थापना से पहले वो दौर जो आपने देखा, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी भी रहे। किस रूप में आपने देखा है इस पूरे संघर्ष को? मैंने दिगंबर अखाड़े के पास रामगली में चलती हुई गोलियां। गो माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग रखी गई है। प्रभु राम जी ने यही तो कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गई। इतना बड़ा बवाल, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं किनसे सोचूं? जो लोकसभा और राज्यसभा में यही कर रहे हैं। लेकिन जो गाय के बछड़े वाली बात आ रही है, पूरा विवाद की जड़ उसी को बताया जा रहा है। मैंने कहा था कि कोई गो हत्या साबित कर दे तो नहीं किया देता। मंझे हुए पत्रकार, एक अनुभवी राजनेता से आवेश की तो अपेक्षा नहीं होती। इस तरह के घिनौने आरोप सुनकर मैं सदन की मर्यादा को ध्यान में नहीं रख सका। विपक्ष लेकिन पूरी तैयारी के साथ था, वो पोस्टर वगैरह लेकर के। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का सभा के अंदर भाषण देना कि हम तैयारी करके मेयर जूली जी जा रहे हैं, आज उसको ठीक करेंगे, इसी तरीके से भाव है कोई कि अगर एक भी आक्षेप लगा तो मैं उसी समय त्यागपत्र दूंगा। त्यागपत्र क्या दे दूंगा, अलग हो जाऊंगा बिल्कुल ही। बहादुर सिंह कोहली कह रहे थे कि एक बजट जो आपने पेश किया आपकी सरकार ने, वो बेटा है। गहलोत जी करते थे वो बेटी है। शब्द ठीक से नहीं बोल पाए, वो पढ़े लिखे ही नहीं। कुछ सदस्य ऐसे भी हैं कि जो गंदे इशारे भी करते हैं। हाँ, तो उनका स्वभाव वही है, उसी नेचर से निकले हुए हैं। जैसे हमारे शांति धारीवाल जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने अभी एक गाली दी, गाली देने के बाद क्षमा याचना की। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधीच। दोस्तों, अक्सर आपने हमारे पॉडकास्ट को देखा होगा, हम राजनेताओं के साथ बात करते हैं राजनीति की, अभिनेताओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ और कलाकारों के साथ। लेकिन आज मेरे अपने फील्ड के पत्रकारिता जगत के एक ऐसे विद्वान पत्रकार जो अब राजनीति में भी अपनी तेज तरार शैली के लिए जाने जाते हैं, आज हम आपको उनसे रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ में हैं सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी अभिनंदन, डीडी का बहुत बहुत स्वागत, शुभकामनाएं। हम आपसे पॉडकास्ट में पहला सवाल यही करना चाहेंगे सर कि अगर एक मुश्किल ये रहती है कि एक पत्रकार को दूसरे ही पत्रकार से अगर सवाल करना हो, क्या सवाल होगा पहला? अगर गोपाल शर्मा जी मेरी सीट पर बैठे हैं और आपसे अगर प्रश्न करना है तो क्या प्रश्न करेंगे पहला? क्योंकि आपने तो कई सारे इंटरव्यू किए हैं, तो पहला प्रश्न आपका अपने आप से। देखिए, कहना मुश्किल है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच, अपना अपना तरीका है, तो वो किस एंगल से क्या चीज़ देख पा रहे हैं उसी पर वो निर्भर है। लेकिन पत्रकारिता के अंदर देखने का बहुत महत्व है। एक तो हम भीड़ से देखते चले जाते हैं, हमको लगता है ये गुजर गया, वो गुजर गया, वो गुजर गया, लेकिन कोई खास चीज़ होती है जो हमारी आंखों में बस जाती है, उसको ध्यान से देखना ही जीवन का आनंद है, जीवन की प्रेरणा है। एक पत्रकार के नाते जब आप संपादक होते हैं, हेडलाइंस चूज कर रहे होते हैं, आजकल आप खुद हेडलाइंस में हैं, भूमिका बदली है, जी। उसमें आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य इसलिए नहीं होता है कि इस समय भारत जिस दौर से गुजर रहा है वह संक्रमण काल है। संक्रमण काल इस मायने में है कि देश तेजी से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्नति कर रहा है, और उस उन्नति को सहन कर पाना कुछ लोगों के लिए इसलिए कठिन है क्योंकि वो राजनीति के इर्द गिर्द ही सोचते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि मनुष्य का जीवन सीमित है, उसके वर्ष सीमित हैं, और जनता की सोच हमेशा देश के साथ जुड़ी रहती है। तो इसलिए इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत को आर्थिक मामलों में, सामरिक मामलों के अंदर, स्किल डेवलपमेंट के अंदर, बीमारियों से मुकाबला करने के अंदर,
महिलाओं को ऊंचा उठाने के अंदर, गांव गांव तक, गरीब गरीब तक सीधा धन पहुंचाने के अंदर भारत को जिस तरह से आगे किया है, यह बहुत सारे देशों को, ऐसे लोग जो कि राजनीति के अलावा और कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, उनके लिए बहुत दूभर है। लेकिन हमारे 140 करोड़ देशवासियों का बहुमत यह मानता है कि यह युगांतरकारी घटना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अवतार जैसा व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है। शर्मा साहब, आपको एक जनप्रतिनिधि के रूप से पहले पत्रकार के रूप में लोगों ने देखा है, लेकिन उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत जी के साथ में आपका एक बड़ा स्नेह रहा और उसके बाद में आपकी पत्रकारिता की शुरुआत की चर्चा मैंने सुनी। किस रूप में ये शुरुआत रही थी पत्रकारिता के साथ? देखिए, आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब से और पत्रकार बनने के बीच में लगभग 6-7 महीने का गैप है। आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत पूरे भारत के अंदर विभिन्न राज्यों को सोचते थे, तो एक ऐसे नेता लगते थे जो मुख्यमंत्री नहीं होते हुए भी मुख्यमंत्री के कद के हैं। मैं वाराणसी में विद्यार्थी परिषद का संयोजक था और हमारे से जुड़े हुए लोग जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ में आए तो मैंने एक प्रस्ताव रखा कि मदन मोहन मालवीय जी की व्याख्यानमाला में इस बार भैरू सिंह जी शेखावत को बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय इतना बड़ा मंच था कि वहां पर क्षेत्रीय नेता कभी गए ही नहीं। इंदिरा जी तक को वहां जाने में विरोध का सामना करना पड़ता था। चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी, ये लोग ऐसे आते थे जैसे कोई वहां के सामान्य नेता हो। राजनाथ सिंह जी भी शामिल हैं उनमें। तो लोगों के लिए बड़ी घटना थी कि शेखावत साहब को काशी बुला करके, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, मैं इसके लिए जयपुर आया। आकर के मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार किया। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। हम लोग उस समय फर्स्ट क्लास की टिकट को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। उस समय 200-250 रुपए लगते, तो मैं टिकट और लेकर के आया साथ में कि साहब इस तारीख का कार्यक्रम और ये फर्स्ट क्लास की टिकट है। उन्होंने कहा ऐसा है, आप जाइए, मैं आ जाऊंगा। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, जब पता चला कि वो प्लेन से आ रहा है, हम लोगों को लगता ही नहीं था कि नेता प्लेन से भी आते हैं क्या। उस समय इतने बड़ा विषय नहीं था। तो जब वो पहुंचे और उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और गांव गरीब और माता पिता जिस तरह से बच्चों का पालन करके पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उस दर्द का उन्होंने एहसास दिलवाया, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर उस हॉल में सनसनी छा गई। उसके बाद मैं उनसे जुड़ा रहा। एक अवसर ऐसा आया कि मैं हुआ ही था 25 साल का, तो वहां पर वाराणसी में एक सीट है शहर दक्षिणी, वहां से पैनल में 2 नाम थे जी। एक मेरा था और एक 7 बार विधायक रहे और मंत्री रहे उनका था जी। तो नेताओं को लगा कि उनको टिकट देनी चाहिए। मैंने शेखावत साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा बताइए क्या करूं मैं। तो उन्होंने कहा, कलराज जी थे ही हमारे उस समय प्रदेश के महामंत्री थे, जो यहाँ के महामहिम राज्यपाल रहे। तो मैंने जब शेखावत साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप तो जयपुर आ जाइए, और जयपुर आकर के मैं 2 जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ, आमेर और निम्बाहेड़ा, आप तो आमेर के अंदर डट जाइए। मैं आकर के वहाँ पर कुछ साथियों को लेकर के आया और डट गया, और डटने के बाद में फिर वापस चला गया। वापस ऐसी स्थिति आई मेरे सामने 2 तरह की, कि राजनीति करूं या कोई नौकरी करूं। नौकरी के लिए मैं अपने को योग्य नहीं पाता था, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब और इस तरह के सामान्य वातावरण से निकले हुए, जिनको रोटी खाने पर भी मस्तिष्क में ठंडक का एहसास होता था। तो 2 विकल्प थे, राजनीति में जाओ, जिसके अंदर मैं था, वाराणसी के अंदर सक्रिय लोगों में था। 1984 आपकी शुरुआत राजनीति से ही थी? राजनीति से थी, छात्र राजनीति से। उसके पहले संघ से जुड़ा हुआ था, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था, भाजपा की उत्तर प्रदेश की युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का सदस्य था। तो प्रश्न ये उठा कि परिवार का पालन कैसे करें। तो मेरे सामने बड़ा विषय था ईमानदारी।
तो मैंने सोचा कि ईमानदारी से कैसे राजनीति की जाए ये मैं जानता नहीं हूं, और नौकरी मेरे को कोई देगा नहीं क्योंकि मैं वो भी कुछ नहीं जानता। तो मैंने शेखावत साहब को फोन किया, मैंने कहा साहब दुविधा में हूं। उन्होंने कहा कि आपको मैं नौकरी दिलवा दूंगा, चोमू में एक कारखाना खुलने वाला है उसमें दिलवा दूंगा। मैं वहां से चला आया, न तो चोमू में कोई कारखाने का अता पता चला, न कोई चलाने वाला दिखा, और मेरे को यहाँ आए हुए 1 महीना हो चुका था। तब तक कोई नौकरी नहीं, पैसे थे नहीं। मैं जब यहाँ जयपुर के अंदर उतरा तो 3 रुपए मेरे पास थे। रिक्शे वाले से कहा, मैंने कहा शेखावत साहब के घर जाना है, 3 रुपए उसने ले लिए। तो खाली बिल्कुल था, उनके यहाँ भोजन कर लेता था सुबह शाम। तो जब लगभग 1 महीना हो गया तो मैंने सुबह उनसे कहा, मैंने कहा मैं करूं क्या ये तो बताइए। कुलिस जी आया करते थे जो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे, कर्पूर चंद जी कुलिस, और शाम को मुढ़ों पर बैठ जाते थे वो और शेखावत साहब। मुढ़ा खाली होता था तो मैं भी जाके बैठ जाता था। शेखावत साहब इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमसे हीन है। तीनों बैठे हुए थे तो शेखावत साहब ने कहा, गोपाल जी आपको पत्रकार बना दे क्या? मैंने कहा बना दीजिए। वो ने कुलिस जी से कहा, बोले क्यों कुलिस जी? उन्होंने कहा कल सुबह 10 बजे पत्रिका में आ जाए। तभी से शुरुआत। मैं 10 बजे पत्रिका में चला गया, 12.5 साल तक वहां पर रहा। पत्रिका ने को मैंने मां मान लिया। उसके लिए जो भी स्वामी भक्ति, निष्ठा, कर्तव्य, जान को बाजी पर लगाना, समय, इन सब की कोई परवाह किए बिना 12.5 साल तक मैं वहां पर रहा। इस दौरान में सबसे बड़ी खबर की अगर हम चर्चा करें जो आपको कवर करने का उस वक्त में मौका मिला? अनेक पत्रिका में रहने के दौरान 300 जिलों के अंदर मैंने कवरेज की है। 10 राज्यों के अंदर चुनाव को कवर किया है। भारत की जितनी भी प्रमुख घटनाएं हुई उस समय, चाहे वो अयोध्या का आंदोलन हो, 4 साल तक कवर किया। कश्मीर से कन्याकुमारी से लाल चौक तक की यात्रा हो, उसको कवर किया। हमारे जम्मू से लेकर के भोपाल तक जनादेश यात्रा को कवर किया। मतलब इस तरह की कवरेज, सार्वजनिक रूप कवर करना और उसको इतने बड़े मीडिया के अंदर प्रस्तुत करना, उस समय कोई दूसरे को इतना अवसर नहीं मिला हुआ था। बाबरी विध्वंस और इसके अलावा सती प्रकरण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चित हुआ, मेरे को एक ही व्यक्ति हर जगह मिलते थे, वो थे मार्क टली। अयोध्या का आपने जिक्र किया, रामलला की स्थापना से पहले वो दौर जो आपने देखा, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी भी रहे। आपने एक शिला जो है अपने यहाँ दफ्तर में भी रखी हुई है। किस रूप में आपने देखा है इस पूरे संघर्ष को, और उस जमाने से यहाँ जब आज हम पहुँचे हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, रामलला की स्थापना हुई है, ये किस तरह का संघर्ष था? एक पुस्तक आपने कार सेवा से कार सेवा तक वो भी लिखी थी, उसके बारे में जरा आपसे और जानना चाहेंगे। देखिए, मैं इसमें ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैं कार सेवा तो बाद में हुई, राम मंदिर आंदोलन की खबरों से मैं जुड़ा, तो माननीय कुलिस जी ने जो अपने भाषण में कहा है और जो उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने लिखा है कि गोपाल जी के संबंध बड़े नेताओं से थे, इसलिए ये लगा कि इनको ही क्यों नहीं भेज दिया जाए, ताकि इनका संपर्क भी बना हुआ है और ये खबर को ठीक से कवर कर पाएंगे। ये सोच करके मेरे को भेजा गया। और मेरे पास स्थिति ये थी कि कपड़े तक नहीं थे कि जाऊं तो कम से कम 2-3 पैंटें तो होनी चाहिए। लेकिन वहां जाकर के मैंने एक नया प्रयोग किया। एक तो आपको मैं बताऊं कि उस समय फैक्स मशीन 2.5 लाख रुपए की आती थी। फैक्स मशीन लेके चलने वाला पूरे उस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में मैं अकेला पत्रकार था। दुनिया भर से आए हुए जर्नलिस्ट ये देख करके आश्चर्यचकित होते थे
कि एक क्षेत्रीय अखबार से आया हुआ प्रतिनिधि जिसके साथ फैक्स मशीन चलती है, कहीं भी तार जोड़ देते हैं और खबर भेजना शुरू कर देते हैं, तो लोगों के लिए आश्चर्य था। और मेरे लिए ये था कि प्रभु ने यह मौका दिया है, हमको इसको पूरी तरह से सार्थक करना है। मेरे सामने दो विषय थे, एक तो वहां रही घटनाओं को, हो रही घटनाओं को यूं का यूं प्रस्तुत करना, और दूसरा भारत की जो भावना है, भारत की जो संस्कृति है, उसके अंदर एक पत्रकार की क्या भूमिका हो सकती है, उसको ध्यान रखना। क्या देखा था सर उस दौरान में आपने? क्या उस समय में महसूस हुआ था जब आपने कलम चलाई, फिर आपने कार सेवा से कार सेवा तक की पुस्तक भी लिखी? आप इससे महसूस कर सकते हैं कि 7 दिनों में मैं जिस अखबार में काम कर रहा था उसका सर्कुलेशन 20% बढ़ गया। ये थी जनता के प्रति जनता की स्वीकारोक्ति। दूसरी चीज, राजस्थान में लौट करके मैं कई जगह जाता था तो लोग देखना चाहते थे कौन है ये आदमी जो इस तरह से करता है। मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र करूंगा। मैंने दिगंबर अखाड़े के पास रामगली में चलती हुई गोलियां, खून की नाली, उसके ऊपर रख करके पैर चलते हुए, आंखों में अश्रु गैस के गोले जिसमें धुआं के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, आंख को बचा करके कि कैसे भी हम इस से आगे निकल जाएं ताकि देख सकें। मैंने वो दृश्य देखा है जबकि कार सेवक मुलायम सिंह यादव की परिंदों को पर नहीं मारने की चेतावनी के बाद भी कार सेवक जान की बाजी लगा करके परिसर तक पहुंचे और उन्होंने भगवे कपड़े फहरा दिए। मैंने वो दृश्य भी देखा है। सिर्फ हम 15-20 गज की दूरी पर थे, और जिस दिन 6 दिसंबर 1992 को, और लोग मेरे ऊपर हमला करने के लिए उतारू थे। उसका कारण ये था कि उनको ये लगता था कि ये दृश्य किसी पत्रकार के द्वारा नहीं जाने चाहिए, क्योंकि यह भारत की आत्मा का विस्फोट था। तो ऐसी स्थिति के अंदर, लेकिन चूंकि मेरे को लोग जानते भी थे, मेरी भूमिका यह भी थी कि किसी पत्रकार के साथ कोई घटना हो रही है उनको भी बचाया जाए और साथ ही सही चीज को सामने लाया जाए। तो मैंने प्रभु राम का सिंहासन वहां से लाते हुए, वहां के द्वार टूटते हुए, वो तीनों गुंबदों के ढांचों को गिरते हुए ऐसे देखा है जैसे कि राम मंदिर का निर्माण भी आपने वापस देखा। राम मंदिर का जब निर्माण सामियाने के अंदर हुआ 7 तारीख को सुबह तक, तो वहां 2 ही पत्रकार पहुंचे हुए थे, 3। एक जलते दीप से गए थे हमारे, जो मेरे साथ रहते थे हमेशा मेरे को सहयोगी के रूप में, और एक महिला पत्रकार थी दिल्ली के। इसके अलावा जा ही नहीं पाए। हम भी वेश बदल के गए, उनको विकलांग घोषित किया कि कल कार सेवा में चोट लग गई है, और मैं सहारा देते हुए कि डॉक्टर से इलाज करवा के ला रहे हैं, इनको घर पर टिकाया जाए। इस तरह से फैजाबाद से अयोध्या पैदल चल करके पहुंचे थे। लेकिन प्रधानमंत्री के आज, नरेंद्र मोदी जी के आज इस कार्यकाल में ये सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उनकी। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मेरा सौभाग्य है कि जब राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठापना हो रही थी तो वहाँ के कर्ता धर्ताओं को लगा कि उस दिन मुझे भी बुलाना चाहिए। देखिए, बाबरी का निर्माण तो कैसे हो सकता है जब बाबरी नहीं रहा। और दूसरी चीज है, बाबरी का अर्थ सीधे लगाना चाहिए बर्बर। तो किसी भी बर्बरकारी की कहीं भी घटना घटती है किसी भी देश में, उसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपनी मान्यताओं के आधार पर चलता है। कोई भी परिवार, कोई भी समाज अपनी मान्यताओं के आधार पर चलता है। कोई ये सोचे कि मैं ब्राह्मण संगठन के अंदर काम करूं लेकिन परशुराम जी को नहीं मानूंगा, संभव नहीं है। कोई ये कहे कि मैं पत्रकारिता करना चाहता हूं लेकिन पत्रकारिता के सिद्धांतों को नहीं मानूंगा, पत्रकार नहीं हो सकता।
कोई भारतीय हो और कहे मैं भारत माता की जय नहीं बोल सकता, हमारे सामने भारत माता का नाम लेते ही बंकिम चंद्र के स्वर साक्षात नहीं हो जाएं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, अबला केनो माँ ये तो बले। इतना बल होने के बाद हमारी माँ अबला कैसे हो सकती है? अगर ये भाव नहीं आते हैं तो फिर हमारा शरीर तो चल रहा है भारत में, लेकिन हमारा मन भारत से नहीं जुड़ा हुआ है। अतीत के पन्नों के साथ में अब हम वर्तमान पे लौटते हैं सर। इस समय में विधानसभा का सत्र चल रहा है और काफ़ी गहमा गहमी भी हो रही है। मौजूदा जो है मुद्दे की अगर हम बात करते हैं तो गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग रखी गई है। किस रूप में आप इसे देखते हैं? मैं इस रूप में देखता हूं, जब 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी परास्त हुई तो उनको लगा कि मैं क्यों परास्त हुई, तो इसके लिए महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे जी के पवनार आश्रम में जाकर के वो रुकी, वहां 2 दिन तक रुकी और विनोबा भावे जी से सीधी बातचीत की। विनोबा भावे जी की उन बातचीत का जो अधिकृत उल्लेख आया है, मेरे पास पुस्तक है, उसमें उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब उन्होंने कहा कि हमारा तो एक ही मुद्दा है, गो हत्या बंदी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई जनसंघी बात कर रहा है। तो विनोबा भावे जी ने जवाब दिया कि गो माता के लिए मुझे जनसंघी भी मान लिया जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो मांग उठाई है। कौन भारतीय है जो दिल से गौ माता नहीं बोलता है? जो नहीं बोलता है उसके लिए कानून बने हुए हैं, कानून और बन जाने चाहिए। हम कहें कि हम अपने पिता को पिता कहते हैं, क्या कानून कहता है कि हम पिता कहें? हमारी मां कहती है कि तुम्हारे पिता ये हैं, हम स्वीकार करते हैं। हमारी संस्कृति ने कहा है कि गौ हमारी माता है, धरती हमारी माता है, गीता हमारी माता है, गंगा हमारी माता है। प्रभु राम जी ने यही तो कहा था। बिल्कुल। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च सर्वदा तपि गरीयसे, अनंत काल से। बिल्कुल। लेकिन सर, जो 2 दिन पहले हंगामा हुआ था और इतना बड़ा बवाल जिस पर कि 6 बार से ज़्यादा सदन स्थगित हो गया और ये विवाद वाली स्थिति पहुंच गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ और आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ये मैं किनसे सोचूं? जो लोकसभा और राज्यसभा में यही कर रहे हैं, जो विदेशों में जाकर के यही कर रहे हैं, तो इनसे मैं क्या उम्मीद करूं? मेरे को कतई उम्मीद नहीं है। मेरे को उम्मीद उन लोगों से है। मोहम्मद करीम छागला कांग्रेस के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय मुंबई में कहा कि आने वाला समय भाजपा का होगा। सरदार पटेल कांग्रेस के थे। सरदार पटेल हमारे महापुरुष हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, ये दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और राजेंद्र बाबू ने अपनी जीवनी में ये लिखा है कि हिंदू महासभा की स्थापना करने के लिए अगर किसी को सीधा जिम्मेदार माना जाए तो वो मैं हूं, क्योंकि कोहट के दंगे के अंदर जिस तरह का हमने अत्याचार देखा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दौरा करते समय, तो मैंने पंडित मालवीय जी को कहा कि हमको हिंदुओं के लिए जरूर सोचना चाहिए। लेकिन जो गाय के बछड़े वाली बात आ रही है, पूरा विवाद की जड़ उसी को बताया जा रहा है, उसको कितना आप ठीक मानते हैं? उस मामले में आपने अपनी बात भी रखी है, किस रूप में इस घटनाक्रम को आप देखते हैं, पूरा जो ये घटनाक्रम रहा है? देखिए, मैं एक ऐसा पत्रकार हूं जिसके लिए खबर भगवान है। मैं राजनीति में आने के बाद में इस तरह का व्यक्ति हूं
न तो काली कमाई ले सकता हूं, न कोई गलत बात कर सकता हूं। मैंने कहा था कि कोई गो हत्या साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पुलिस जांच कर चुकी है, राज्य सरकार सदन के अंदर बयान दे चुकी है कि गो हत्या नहीं हुई। अब उसका क्या उपाय करें? एक ने कहा मैं मानूंगा ही नहीं, दो दो चार होते हैं। वो बोले आप किसी से पूछ लीजिए, गणित वालों से पूछ लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए। बोले मानना तो मेरे ऊपर है। तो जब इस स्थिति में कांग्रेस के लोगों को यह लगता है कि वे भारत से खत्म होते जा रहे हैं, कौन चीज उनको बचाएगी? उनको केवल उनका चिल्लाना बचा सकता है। इस भ्रम में वो है। जैसे हमारे घर चोर आ जाए तो हम क्या करते हैं? खड़े होकर के जोर जोर से चिल्लाएंगे ताकि पूरे मोहल्ले को पता चले। कोई आएगा भले ही नहीं, हमको लगता है कि सबको पता चलेगा तो हो सकता है कुछ लोग उठ के आ जाए। हम कितनी जोर से बोलेंगे चोर 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 चोर। घर के अंदर आगजनी हो गई, कहीं कोने के अंदर नई नई शादी करके कन्या आई है, क्या वो धीरे से जाके कान में कहेगी अपने पति को खोज कर कि आग लग रही है, धुआं उठ रहा है? या वो वहां से कहेगी कि आग लग गई है? तो उसी तरह से ये लोग राजनीति के अंदर समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन एक मंझे हुए पत्रकार, एक अनुभवी राजनेता से आवेश की तो अपेक्षा नहीं होती है। नहीं, आवेश कहाँ? आप सदन में जिस प्रकार से आप गए थे अपना हाँ, विरोध जताने के लिए, बोलिए। आप जिस प्रकार से आप हाँ। डोटासरा जी, अशोक चांदना जी की तरफ बढ़े थे, आपने उस पर खेद भी जताया है। किस तो पर जताया मैंने? आपने अपने बयान में आपने खेद भी क्या? जताया। आपने कहा कि ये घटना इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और मैं किस सदन तरह में की? सदन में आपने नहीं। किस पर जताया? मैं पहले आप हाँ। ही से जान लेना चाह मैं रहा हूं। आपसे बताता हूं। जी। मैंने जताया कि इस तरह के घिनौने आरोप सुन करके मैं सदन की मर्यादा को ध्यान में नहीं रख सका। यानी तो आवेश तो था। यानी आवेश था जी। आवेश था। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष की अनुमति के बिना मैं खड़ा हुआ, उसके लिए खेद था। उसके बाद हाउस एडजोर्न हो गया, विधानसभा स्थगित हो गई। कोई भी सीसीटीवी कैमरा देख ले, जब विधानसभा स्थगित हो गई उस समय वेल का कोई मतलब नहीं है, उस समय लोबियों का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कोने की तरफ देखने की कोशिश की कि टीकाराम जी जूली कहां है। वो हमारे प्रेमी हैं, वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। तो मेरे को तकलीफ हुई कि जूली जी ने कैसे ऐसा विषय उठाया जिसके अंदर सत्य नहीं है। मेरे को दिखाई नहीं दिए तो मैं लौटने लगा। लौटते समय 2-3 विधायक मेरे को सामने मिल गए। उन्होंने कहा कि आप तो जूली जी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा इतने मजबूत आप लोग, मैं कहां हमला करने के लिए आऊंगा। तो वो अपनी बात कहते रहे। जी। कहने के दौरान विषय कहां से बढ़ा? विषय यहां से बढ़ा कि सत्ता पक्ष के एक हमारे नेताजी वो वहां आए और मेरे से बोले चलिए 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 चलिए। मैं खुद उनसे कह रहा हूं कि हुआ क्या है कि चलिए चलिए। हम लोग जितने छात्र संघ के अध्यक्ष इस समय विधानसभा में हैं, उनको हमने छोटे भाइयों की तरह से देखा है। जितने यहां पर नेता हैं, जब भी तकलीफ में आते हैं हम लोग साथ खड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे तो तकलीफ ये हुई कि हुआ क्या है। जैसे जब मेरे को पूछा गया वहां गोकसी के बारे में, तो मेरे को ये नहीं पता था कि अखबार वर्जन ले रहा है। मैं तो अपने भाई की तरह से जैसे बोलता हूं, उन्होंने कहा कि क्या बात है, कैसी बात है। मैंने कहा कोई बात ही नहीं है। विपक्ष लेकिन पूरी तैयारी के साथ था, वो पोस्टर वगैरह लेकर के आए। उसमें जो प्रमाण अब तक सामने आ चुके हैं, जिनको सिद्ध किया जा सकता है,
कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहां बैठक होना, जिसके फोटोग्राफ मौजूद हैं, बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत, इसके फोटोग्राफ मौजूद हैं, और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का सभा के अंदर भाषण देना कि हम तैयारी करके मैं और जूली जी जा रहे हैं, आज उसको ठीक करेंगे, इसी तरीके से भाव हैं कोई। और उनको जो पैम्पलेट दिए गए वो पहले से तैयार किए हुए थे, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने हाउस की प्रोसीडिंग में है, उन्होंने कहा कि आप पहले से तैयार ही करके आए थे। यानी मान लीजिए सदन के अंदर जिस तरह से लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी को घेरने की कोशिश हुई, उस समय क्या करें हम क्या करें, आवेश में नहीं आए। यहां पर जब मैं राजस्थान पत्रिका में काम करता था, उसमें बहुत खराब हालत थी। स्कूटर के ऊपर बैठ करके कोई अपनी बहन को छोड़ने जा रहा है, उसको हाथ पकड़ के खींच लेते थे। भाई क्या करे, अगर कोई व्यक्ति गऊ को माता नहीं मानता है तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मेरा जीवन बेकार है। हो सकता है दूसरे के लिए नहीं हो। मुझे कोई देशद्रोही कहे, मुझे कोई ये कहे कि आप गोहत्यारे हैं, और मेरे शरीर में विचलन ही नहीं हो, तो ये स्थिति तो वो हुई आखिरी वाली, जब डॉक्टर बार बार चेक करता है हार्ट को, कुछ बचा है कि नहीं, कुछ बचा है कि नहीं, अगर धड़कन ही नहीं है कह देता ले जाइए, खत्म हो चुका है। जब सीमा के ऊपर लड़ाई होती है, हम क्यों जुलूस बना करके निकलते हैं, कोई कहते आप तो आवेश में। जब पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं, चीन मुर्दाबाद बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, नहीं जोश, कहते आप तो आवेश में हैं। क्यों नहीं होगा आवेश, हमारे लोगों को मार डाला पुलवामा में, हमको आवेश नहीं होगा तो क्या होगा। तो यही विषय है, लेकिन वेल के अंदर आज तक मैं नहीं गया हूं, न जाऊंगा। मुझे यह तकलीफ हुई कि मेरे को माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर पुनः अनुमति के खड़े नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मेरे को किसी ने कहा थोड़ी था, मेरे साथियों ने कहा किस चीज की माफी, मैंने कहा माफी इस चीज की कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि हम पत्रकार के रूप में वहां गए तो हमको अपने धर्म का ध्यान रखते हुए ज्यादा चिंतित रहना चाहिए। कांग्रेस के कई बार विधायक रहे हुए एक सीनियर नेता ने इस घटना के दूसरे दिन मेरे से कहा, नापक्ष की लोबी में, कांग्रेस के उसमें ही गया था मैं कमरे में, उन्होंने कहा गोपाल जी आपने कमाल कर दिया। ये सर कभी कभी पत्रकारिता और राजनीति में बैलेंस करना आपको बहुत चैलेंज तो लगता होगा। उस समय मैं भारतीय रहूं और पत्रकारिता, इनसे पहले मैं भारतीय हूं और उन पूर्वजों के प्रति एहसानमंद हूं जिन्होंने मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया है। आध्यात्मिक धार्मिक बड़ी रुचि है आपकी, ज्योतिष में भी मानते हैं आप, भाग्य में भी आपका मेरे विश्वास पिताजी है? बहुत बड़े विद्वान थे, मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे। काशी के अखिल भारतीय पंडित परिषद ने उनको कर्मकांड मार्तंड की उपाधि दी थी। तो मैंने इसके अलावा कुछ जाना ही नहीं है कि भाग्य और मेहनत में किसे आप पहली प्राथमिकता देते हैं? भाग्य और मेहनत में पहली प्राथमिकता आप किसे देते हैं? देखिए, परिश्रम करना हमारा काम है। भाग्य में कुछ मिला तो भी जाना वहीं है, नहीं मिला तो भी वहीं जाना है। हो सकता है जो कैमरा लेके खड़े हों वही पूर्व जन्म में महात्मा गांधी रहे, अगर पूर्व जन्म होता है तो ये तो कुछ समय का खेला है, बाकी सब झमेला है। बहुत बढ़िया है। दूसरा मैं जानना चाह रहा था कि विधानसभा में एक घटना जो बजट सत्र के दौरान में देखने को मिली और वो भी काफ़ी जिस पर विवाद माना गया, बाजू सिंह कोहली कह रहे थे कि
एक बजट जो आपने पेश किया आपकी सरकार ने वो बेटा है, गहलोत जी करते थे वो बेटी है। ये इस तरह की बात डिफरेंशिएट करती है। आज भी हम महिला पुरुष के बीच में कोई भेदभाव रख रहे हैं? हमारे देश के कानून, हमारे देश की दंड व्यवस्था, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है वो नीयत है। ऐसा कहते समय उनकी नीयत क्या थी? दूसरी चीज, जब उन्होंने बोला, जिसका मैं समर्थक नहीं हूं, जब उन्होंने बोला तो कांग्रेस कहां चली गई थी? जब उन्होंने बोला तो कांग्रेस कहां चली गई थी? क्या एक भी सदस्य ने खड़े होकर के ऐतराज किया? यानी कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक मंत्री ने एक बार शपथ ली तो ठीक से शब्द भी नहीं बोल पाया। पत्रकार ने कवरेज कर दी कि वो शब्द ठीक से नहीं बोल पाए। वो पढ़े लिखे ही नहीं है, उन्हें कभी हिंदी बोली ही नहीं। हम कैसे उम्मीद करते हैं, हम कैसे उम्मीद करते हैं कि श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो आते ही फाइल पढ़ लेंगे? कैसे उम्मीद करते हैं? गांव के लोग अपने बीच से कई बार विधायक बनाकर, सांसद बनाकर के लोगों को भेजते हैं। वो अगर अपने बीच के व्यक्ति को भेजते हैं तो वह जितना जानता है वही तो कह पाएगा। जैसे हमारे शांति धारीवाल जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अभी गाली दी। गाली देने के बाद क्षमा याचना की। सदन ने उनसे बुलवा करके वापस क्षमा याचना करवाई और अभी फिर हमारे मुख्य सचेतक जी को गाली दे दी उन्होंने। क्या करें बताइए? कुछ सदस्य ऐसे भी हैं कि जो गंदे इशारे भी करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, तो उनका स्वभाव वही है, उसी नेचर से निकले हुए हैं। उनका स्वभाव ही वही है, नेचर से निकले हुए हैं। या तो हर विषय के ऊपर, जैसे मैं बिना माननीय अध्यक्ष की अनुमति के खड़ा हुआ और बोलने लगा, मुझे सजा दी जाए, सजा दीजिए, ताकि नजीर बने, फिर हर एक को सजा देनी पड़ेगी। आपने कहा कि सर राजनीति में अगर मेरे पर ईमानदारी को लेकर के अगर एक भी आक्षेप लगा तो मैं उसी समय त्यागपत्र दे दूंगा। त्यागपत्र क्या दे दूंगा, अलग हो जाऊंगा बिल्कुल ही। मैंने चुनाव होने से पहले सार्वजनिक रूप से कार्यालय के उद्घाटन के समय घोषणा की थी कि अगर मैं चुनाव हार जाऊं तो सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा और मेरे विरोधी हार जाएं तो केवल राजनीति से ले लें। मुझे एक दिन पहले टिकट दी गई, तब भी मैंने कहा कम से कम 25,000 वोटों से चुनाव जीतूंगा। उसका कारण क्या था? मेरी ताकत नहीं थी, हम तो माटी के पुतले हैं, लेकिन हमने मनुष्य जीवन में आकर के जो ईमानदारी से पत्रकारिता करने की कोशिश की है। कई पुस्तकों के लेखन भी आपने किए हैं। पुस्तकों के लेखन की बात हो, पत्रकारिता की बात हो, राजनीति से इतर और भी कोई शौक आप रखते हैं? देखिए, जीवन ही संघर्ष में बीता है, शौक कहां से पैदा होता? अब लगता है अच्छे कपड़े पहन लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, तो मन को खुशी मिलती है, लेकिन वो इसलिए मिलती है कि गरीबी ने ये सब होने नहीं दिया। लगता है सब देख लो, चलो क्या है इसमें। एक निवेदित पत्रकार के लिए, एक निवेदित राजनेता के लिए आपका क्या संदेश हो सकता है? पॉडकास्ट के आखिर में एक संदेश आपसे लेंगे। देखिए, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग जिन जीवन को जानते हैं उसमें मनुष्य योनि से बढ़िया जीवन को नहीं जानते। हमारे माता पिता ने अपने पुरुषार्थ से हमको जीवन दिया और जब तक हम काबिल नहीं हुए तब तक संभाले रखा। उनके चेहरे पर खुशहाली तभी रहेगी जब हम अपने चेहरे पर लाली बना के रखेंगे, यानी अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। तो इसलिए मैं भी अपने जीवन के अंदर जो भी घटनाएं आती है, तकलीफ में होता हूँ, ये होता हूँ, तो माता पिता को और प्रभु को याद करता हूँ कि आपकी बदौलत ये सब।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ में जुड़े कई बातें आपने शेयर की, न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि देश, समाज और राजनीति पर भी आपने खुल करके अपनी बात रखी है। आज हमारे इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी न्यूज़ राजस्थान के साथ।